कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ाते हैं और बिना वक्त गवाए, बिना कुछ टाइम लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लेते लेते थोड़ा देर तक हो जाता है, तो शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए बढ़ाते हैं। स्टोरी में आपने लास्ट पार्ट अगर जानना हो तो पीछे जाएं, स्टोरी का लास्ट पार्ट सुने और उसके बाद आगे आके सुने, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। घुटन। मैंने एक नई स्टोरी स्टार्ट की थी जिससे आपको पता चला होगा कि हाँ, ये कुछ अलग है ये स्टोरी, और इसमें इंटरेस्ट लेने वाली क्या पॉइंट है मैं वो डिस्क्राइब करूँगी। तो इसमें इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्या है, आप सब ढूंढ के बताइए कि इसमें थोड़ा बहुत है कि नहीं है, मगर मेरे हिसाब से तो है अगर ढूंढा जाए तो। ठीक है, तो आधारिका जो होती है वो ढूंढ रही होती है वॉशरूम। वहाँ पे वॉशरूम ढूंढ रही होती है, तो उसको पता ही नहीं होता है, और उसके कपड़े कुछ होते हैं और वो लेके ढूंढ रही होती है। उसके रूम में कहीं पे भी उसको वॉशरूम नहीं दिखता है, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में जो रूम होते हैं बाथरूम तो अटैच्ड ही होते हैं उसके रूम से। उसको भी यही लगा होता है कि शायद यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, पर घर आलीशान होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मिल जाए। अब वो ढूंढने चलती है तो उसको नहीं मिलता है, परेशान होकर वो खड़ी हो जाती है। तब तक राधा वहाँ से गुजर रही होती है, तो आवाज़ देती है, राधा जी। तो कहते कि हाँ बोलिए। तो कहते कि मुझे फ्रेश होने के लिए जाना था, बाथरूम कहाँ है? तो कहती कि बाथरूम तो घर से बाहर है, और आपको वहाँ पे, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। राधा अपने साथ लेके आती है, घर से बाहर बाथरूम होता है, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे कह लेंगे घर से थोड़े से दूरी पे खड़े होते हैं, जिससे वो जल्दी से जाती है और घबराते हुए स्वर में बोलती है कि आधारिका जी, यहाँ पे आप नहा के फ्रेश होके आ जाइएगा घर में, ज़्यादा देर बाहर मत रुकिएगा। कहती है कि ठीक है। वो अंदर चली जाती है। कनिका जो होती है वो घूम रही होती है आराम से, क्योंकि उसका भाई शहर जा चुका होता है और घर पे कोई होता नहीं है पूछने वाला कि कहाँ और क्यों। आधारिका को बहुत मज़े आ रहे होते हैं, अपनी सहेलियों से मिलती है, उसका यही चल रहा होता है। उसकी एक सहेली पूछती है कि तुम्हारी तो शादी पक्की हो गई, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम इस तरह से बाहर घूम रही हो। तो कहती कि अरे मेरी जान, ये तो सुनो कि अगर मेरी शादी हो गई फिर मुझे ये माहौल कहाँ मिलेगा, तुम लोगों से मिलने का वक्त कहाँ मिलेगा। तो कहते कि बात तो सही है, बात तो तुमने सही कही है। तो कहते कि फिर चलो। तो कहते कि ठीक है, एक काम करते हैं, वो गन्ने का खेत होता है वहाँ से जाते हैं वो लोग, कुछ गन्ने वगैरह तोड़ते हैं और लेके आते हैं। अब उनके यहाँ ये सारी चीज़ें कॉमन होती है, गांव में अक्सर ये देखा है कि सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, कोई किसी से इतना कुछ ज़्यादा लेने देने पे नहीं पूछता है। इधर ये लोग बहुत मस्ती कर रहे होते, खेल रहे होते हैं। कनिका अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रही होती है, वहीं पे राधा का जीवन जो होता है बंधा होता है। अब किस चीज़ों से बंधा होता है? जिम्मेदारियों से, बड़ों की इज्जत से, उसके घर की इज्जत, अपनी इज्जत और उसके पति की इज्जत। बहुत कुछ होता है जिसे वो बंधी हुई होती है। फिर जब नहा वहा के फ्रेश हो के जब आधारिका अपने रूम में पहुंचती है, वो देखती है कि वो तो बड़ा अलग सा कल्चर है। शहर में अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे अलग है। तब तक कनिका आती है। कनिका आती है तो कहती है, अरे आप नहा के आ रही हैं क्या? तो कहती कि हाँ, तुम कहाँ थी? तो कहती कि मैं अपनी सहेलियों से मिलने चली गई थी। तो कहती कि अकेले अकेले? तो कहती कि हाँ, अब मुझे लगा कि आपको शायद इंटरेस्ट नहीं आएगा,
तो कहती है कि क्यों नहीं आएगा, अब तुम अपनी सहेलियों से मिल के चली आई हो तो अब मैं क्या कहूँ, तुम्हें लेके जाना नहीं था इसलिए तुम अकेले चली गई। तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको लेके चल रही हूँ ना, आप तैयार हो जाओ, चलते हैं अभी, अभी को भैया के आने में तो थोड़ा देर है, तो अभी चलते हैं, ऐसा बोलती है वो। और बोल के बड़ा आराम से बैठ जाती है सोफे पे। राधा से आवाज़ देती है, भाभी। तो कहती है हाँ, मुझे भूख लगी है। कहती कि मैं लेके आ रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। जल्दी से थाली में खाना परोसती हुई लेके आती है और कहती कि ये लो खा लो, मुझे पता था तुम आओगी तो तुम्हें भूख ही लगी रहेगी, इसलिए मैंने पहले से खाना रखा हुआ था। वो आती है, दे दिए खाना। तब तक उसकी सासू माँ आवाज़ देती है, बहू, ये मेरे घुटने पे जो मसाज किया था उससे मुझे काफ़ी आराम है, रात में भी एक बार लगा देना। कहती कि ठीक है माँ जी। वो कह के फिर जा ही रही होती है। तब तक आधारिका कहती है कि आप लोग अपना करिए, तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। वो जाती है, कपड़े चेंज करती है। कपड़े चेंज करने के लिए वो अपने रूम में दाखिल होती है। तब तक राधा के दिमाग में आता है कि अरे, मैं तो आधारिका से पूछना भूल ही गई कि वो रात में खाने में क्या लेंगी। अपने सोच को, अपने दिमाग में अपने उलझन को सुलझाते हुए उसके कमरे की तरफ वो बढ़ रही होती है। जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, देखती है कि आधारिका कपड़ों को पहन रही है, कपड़ों से जद्दोजहद कर रही होती है। उसका गला जो होता है वो उसके सर में फंस गया होता है। उसके करीब जाती है और उसके गले को सही करते हुए उसको कपड़े का जो बटन होता है खोलते हुए, ऊपर का जो हुक होता है उसको खोलते हुए कहती है कि हमेशा जब कुर्ते को पहनो तो पहले उसके हुक या बटन को खोल के उसके बाद पहना करो, वरना ऐसे ही गले में फंस जाएगा। तो कहती है कि थैंक यू, आधारिका बोलती है, पर आप यहाँ। तो कहती कि हाँ, मैं ये पूछने आई थी कि आप रात में खाने में क्या लोगे, कुछ अलग खाने का होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी, सोचिएगा नहीं। तो कहती कि ठीक है। और कहते कि हाँ, राधा जी, एक कप कॉफ़ी या चाय मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता। तो कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं लेके आती हूँ ना। तो कहती कि थैंक यू। वहाँ से वो चली जाती है। उसका जो नेचर होता है राधा का, बहुत सरल स्वभाव की होती है और बहुत सुलझी हुई लड़की होती है। उसके एज से उसकी सरलता मैच नहीं हो रही होती है। शायद ये चीज़ आधारिका को अब समझ आने लगी होती है, मगर ये उम्र का जो गैप होता है ना, एक बड़े उम्र के साथ एक छोटे उम्र की लड़की की शादी, अभी भी आधारिका को समझ नहीं आ रही होती कि ऐसे कैसे किसी की इस तरह से शादी हो सकती है। फिर आधारिका तैयार व्यार हो लेती है, बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट कर लेती है। तो वो रूम से बाहर जाती है और किचन में पहुंचती है। जैसे ही किचन में पहुंचती है तो राधा वहाँ पे उसके लिए कॉफ़ी बना रही होती है। तो वो जब किचन में दाखिल होती है तो कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ ना। तो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। वो आके खड़ा होती है और वहाँ पे कुछ मटर रखे हुए होते हैं। वो मटर को 2-3 को हाथ में उठा के उसको छील के उसके एक-एक दाने को मुँह में डाल रही होती है आधारिका। तो देखिए, वैसे ये घर का सारा काम कर लेते हो? तो कहती कि हाँ बिल्कुल। तो कहती कि इसमें कोई करने में तकलीफ़? तो कहती कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि मैं शुरू से ही ये सारे काम करते आ रही हूँ। घर पे भी मैं करती थी ना, मेरे से सब मेरी बहनें जो थी, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी थी। जिनकी शादी हो गई है, उनकी शादी होने के बाद मेरी 2 बड़ी दीदियाँ हैं जिनकी शादी हो गई है, और मैं उसके बाद थी, और इसके बाद मेरी 3 छोटी बहनें हैं। तो कहती ओके, मतलब आपसे भी छोटी बहनें हैं आपकी? तो कहती कि हाँ। वो पढ़ते हैं या? तो कहती कि हाँ, वो लोग पढ़ने जाते हैं यहाँ के सरकारी स्कूल में, और बस। तो कहती कि आप भी पढ़ना चाहते होगे शायद, मुझे जहाँ तक पता चल रहा है। तो कहती है कि इंसान की चाहत का क्या है, चाहता तो बहुत कुछ है पर होता कहाँ है। तो कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहती है कि कोई मतलब नहीं है इसका। रेडी हो गई आपकी कॉफ़ी?
वो कॉफ़ी ले जाकर उसके सामने रखती है हाथों में। तो कहते कि आपकी बातें बहुत ज़्यादा गंभीर होती हैं राधा जी। आप शायद कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं या कुछ बोलना चाहती हैं। कहती वो उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए कहती कुछ नहीं, जब आपको समझ आएगा शायद तब आप ये सवाल ना करें। तो कहते कि ठीक है। वो इन दोनों में जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातें होती हैं, हादारिका को थोड़ी अटपटी भी लगती हैं और राधा के बारे में हादारिका का जो सोच होता है वो कहते कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ कैसे, और इतना कम एज, पॉसिबल ही नहीं है। वो जैसे ही कॉफ़ी पी के बाहर किचन से बाहर आती है तो देखती है कि कनिका बड़े आराम से बैठ के खाना वाना खा के मस्त वो टीवी देख रही होती है। तो कहती कि अब आप मैडम आप कहोगे हो तो घूमने चले। तो कहती कि हाँ हाँ चलो चलो, मैं अपना गांव दिखाती हूँ। भैया के आने से पहले हम लोग घर आ जाना, उसके पहले तक आप घूम सकते हो जितना घूमना है। तो कहती कि हाँ हाँ ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। वो निकल जाते हैं घूमने के लिए। वो घर से जब बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने के साथ ही वो उसकी जो जो सहेलियाँ होती है उनका घर दिखाते हुए जा रही होती है। घर दिखाने के बाद वो एक तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब के पास पहुंचते ही आधारिका के मन में जो सवाल उठे होते हैं उसके भाई के प्रति, वो सोचती है कि क्यों ना वो कनिका से पूछे। कनिका उसकी बहन, राजू की बहन। राजू इतने बड़े एज का इंसान और राधा एक इतनी छोटे एज की लड़की, कैसे शादी होगी। उसके दिमाग में ये सवाल उसको परेशान कर रहा होता है। परेशान, ये शब्द जो होते ना, एक छोटा सा शब्द है मगर इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। जैसे ही कनिका तालाब होता है वहाँ पे जाके खड़ी होती है, कहती कि ये हमारे गांव का सबसे बड़ा तालाब है और यहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा है, अगर आप इसमें दाना फेंकोगे तो मछलियाँ बाहर तक निकल आती है। तो कहती कि अच्छा, वैसे ही कनिका कहती कि हाँ, तो तुम्हारे भाई की शादी राधा से हुई, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा। तो कहते कि नहीं, अजीब क्या था। तो कहते कि पर तुम्हारे भाई की शादी और राधा की शादी, मतलब तुम्हारे भाई की एज कुछ ज़्यादा है ना। तो कहते कि हाँ, और राधा की कम। तो कहती हाँ, वो क्या है ना आधारिका जी, मेरे भैया की शादी एक बार ऑलरेडी हो चुकी थी। तो फिर तो कहती है कि मेरे भैया ने जो मेरी पहली भाभी थी उनको छोड़ दिया। तो कहती हैं क्यों। तो उनका किसी के साथ कोई चक्कर था इसलिए उनको छोड़ दिया। तो कहते हैं कि व्हाट। हाँ, वो भी भाभी बहुत अच्छी थी पर भैया के शक की वजह से भैया ने उनको छोड़ दिया। उसकी वजह से गांव में काफ़ी पंचायत हुई और भैया खुद गांव के सरपंच है, इस वजह से किसी ने कोई पूछताछ नहीं किया। तो कहती हैं कि ठीक है। ये बातें सुन के अंधारिया को और दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े होते जा रहे थे कि राजू ने शादी कर ली, पहली बीवी को छोड़ दिया, किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। फिर कहते कि उसको क्या इस चीज़ से लेना देना है। फिर वो गाँव जो होता है देखने लगती है, खेत हरे भरे दिखने लगती है। वो उतने में ही उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। धीरे धीरे जब अंधेरा हो रहा होता है तो जैसे जैसे वो रास्ते से निकल रहे होते हैं तो कुछ लड़के होते हैं जो गांव के लड़के होते हैं, तो शब्दों का अभद्र तरीके से प्रयोग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक छेनू नाम का लड़का होता है। छेनू बोलते हैं अरे मत बोलो, राजू साहब के घर की लड़की है ये। जब पीछे सुनते हैं कि ये राजू साहब के घर की लड़की हैं और उनके आगे जो बहन जा रही है वो कनिका है, तो पीछे से भागते हुए आते हैं कुछ लड़के और कहते हैं कि माफ़ कर दीजिएगा, हमें पता नहीं था कि आप राजू साहब के घर की लड़की हैं। तो वो माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते वक्त उनकी ज़बान लड़खड़ा रही होती है।
उसके नाम का इतना खौफ होता है कि वहाँ पे कोई भी कुछ भी उसके सामने नहीं बोलता है। कनिका कहती है कि जल्दी जल्दी चलो वरना भैया आ जाएंगे। कनिका इस डर से भी, उसको इन सब बातों से ज़्यादा डर अपने भाई का होता है। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहती है बस किसी भी हालात में। वो थोड़े टाइम में वो पहुंच भी जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि उसका भाई आ गया होता है घर से। घर के बाहर जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं उसका भाई आके कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। तो वो जैसे ही बाथरूम का जो एरिया होता है, जिधर बाथरूम होता है, उधर से ही वो लोग दबे पांव जा रहे होते हैं। उधर वो बातों में बिजी होता है और धीरे से घर में चुपके से पहुंच जाते हैं। हारिका को ये सब करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। ये क्या है और क्यों ऐसा क्यों करना रहता है और क्यों करना है। और खैर मैं यहाँ कौन सा रहने के लिए आई हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हारिका के मन में सवाल होते हैं मगर पूछे किससे, और उस सवाल के जवाब कौन देगा, कोई नहीं। फिर घर में दाखिल तो हो जाते हैं। राधा कहती है कि कनिका तुम्हारे भैया तुम पूछ रहे थे तुम कहाँ थी। तो कहती है कि भाभी आपने क्या बोला भैया को। तो कहती मैंने बोला कि तुम अपने कमरे में हो, वरना उनको पता चल जाता कि तुम दोनों लोग बाहर हो तो अभी शोर मच जाता। तो कहती कि धन्यवाद भाभी। वो जैसे ही उसका भाई फिर वापस घर में दाखिल होता है तो राधा को बोलता है कनिका को बुलाने के लिए। कनिका थोड़ी देर में वो सोने का एक्टिंग करते हुए आ जाती है नीचे और कहती कि भैया आप आ गए, मैं आप ही आवाज़ लगा देते ना, मैं आ जाती नीचे, आप सामान ले आए भैया। वो बड़े प्यार से अपने भाई से पूछती है। जो उसका भाई होता है कहता है कि हाँ मैं लेके आ गया हूँ, ये देख लो तुम अपना सामान। उसके हाथ में कुछ झोले होते हैं, वो उठा के उसको दे देता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है कनिका सामान देख के। इधर उसकी माँ जो होती है कहती है कि और मेरी दवाई ले आया। तो कहते हैं कि हाँ माँ मैं ले आया, ये लीजिए। और वो कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, राधा चाय ले आना। वो चाय बनाती है, चाय लेके जा रही होती है उसके कमरे में। जैसे ही वो पहुँचती है कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जैसे ही कुछ टूटने की आवाज़ आती है उसकी वजह से तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, किसी की रोने की भी आवाज़ आती है, किसी की सिसकने की। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उस दरवाजे के पार क्या हो रहा है कोई जाके झाँक के देख ले। ये सारी चीज़ें कनिका भी वहीं होती है, आधारिका भी वहीं होती है। आधारिका कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कहती है कि कुछ नहीं, आप अपने रूम में जाओ आराम कर लो। तो कहती है कि पर आवाज़ ये कहाँ से आ रही है, आई थिंक हमें चल के देखना चाहिए कुछ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कनिका जी, ये आप इस मामलों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अपने कमरे में चले जाइए, मैं भी अपने कमरे में जा रही। ये कह के चली आती है कनिका। और आधारिका अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही होती है पर उसके कदम कहीं न कहीं रुक से जा रहे होते, थम से जा रहे होते हैं। वो जानना चाहती है कि उस कमरे के पीछे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पर इतने गट्स और उसके पास हिम्मत तो होती है मगर वो किसी के लिए क्यों खड़ी हो, क्या उससे लेना देना है उसको। वो बस कुछ वक्त के लिए यहाँ आई है और कुछ ही वक्त के बाद उसको यहाँ से चले जाना है, वो ये सोच रही होती है। पर वो चिल्लाना, वो रोना, वो सिसक, वो घुटन, वो आवाज़ें टूटना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अचानक से ये सारी चीज़ें हो रही होती है जिसके वजह से आधारिका को काफ़ी परेशानी हो रही होती है। वो अपने कानों को बंद कर लेती है दोनों हाथों से और वो सोचने लगती है कि आवाज़ बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। उसके कानों पे अपने हाथों को रख लेने से सच्चाई तो बदल नहीं जाती और जिसको ये तकलीफ़ हो रही होती है उसकी तकलीफ़ भी कम नहीं हो जाती। खैर वो जाके देखना चाहती है मगर वो जाके देख के भी क्या करेगी, उसके दिमाग में ये सवाल आ रहे होते हैं। वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है
और थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ें, वो सिसकना, वो घुटन, सब कुछ बंद हो जाता है एक पल में ही। उसको जब ये आवाज़ें बंद हो जाती हैं तो वो जाके अपने दरवाजे पे झाँकती है कि फिर ये अचानक से आवाज़ें बंद क्यों हो गई, ऐसा क्या हो गया? वो ये सोच रही होती है, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती है। पर अपने दरवाजे पे आके उसको देखना, थोड़ी देर के बाद देखती है कि राधा अपने कमरे से बाहर आती है और वो सीधे किचन में जाती है बिना किसी से कुछ कहे। आधारिका उसको जाते हुए देखती है मगर वो कुछ कहती नहीं है। इस घर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब वो ढूंढना चाह रही होती है, पर क्यों ढूंढे, उसको क्या ज़रूरत है, वो यहाँ के मामलों में अपनी टांग क्यों अड़ाए। खैर, इस बातों को वो छोड़ते हुए जाके बैठ जाती है और उसका फ़ोन बजता है। जैसे ही फ़ोन बजता है वो फ़ोन उठाती है, कहती है कि हेलो डैड। तो कहते कि हाँ बेटा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, मैं अभी राजू से बोलता हूँ। तो कहते कि नहीं पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, माँ की तबीयत ठीक हो गई? तो कहते हैं हाँ अभी पहले से बेहतर है। तो कहती हैं कि ठीक है पापा, मैं आपसे कुछ पूछूं? तो कहते हैं कि हाँ पूछो। तो आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उसमें आपको पढ़ना चाहिए? तो कहता है कि पर कैसा गलत, थोड़ा खुल के समझाओ तो मैं समझा पाऊँ कि क्या करना चाहिए। तो कहते कि कुछ नहीं, छोड़ो जान दो आप, आज का दिन कैसा था आपका? कहते हैं कि बहुत अच्छा था बेटा, पर तुम घर पे नहीं हो तो बहुत सूना सूना सा फील हो रहा है। और तुम्हारी बहन रचना, पता ही है कि वो बिल्कुल भी बातों को सुनती नहीं है, उसका दिल आता है वो वही करती है, और हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो कहती कि आई मिस यू टू पापा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा बोल के वो कहती कि ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, आप लोग खाना वगैरह खा लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो कहते कि हाँ हाँ आधारिका। तो कहते कि हाँ पापा बेटा मैंने, तो कहते कि हाँ बोलिए। तो कहते कि कुछ नहीं, तुम जब घर आ जाओगी तो तब हमारी बातें होंगी। तो कहते कि ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ, जब मैं घर आती हूँ आप फिर बात करते हैं। तो कहते कि हाँ। ये कह के वो फ़ोन रख देती है और उसके दिमाग में जो अभी तूफान चल रहा होता है अचानक से अब थोड़ा शांत सा हो गया होता है, थोड़ा सा उसको शांति आ गई होती है कि ठीक है अभी। फिर शाम का खाना लगता है, सब लोग को डिनर पे बुलाया जाता है। वहाँ पे जब वो डिनर पे बुलाया जाता है तो राजू खा के जा चुका होता है। वहाँ पे सिर्फ महिलाएं होती हैं, मतलब महिलाओं में राधा की सास कनिका और आधारिका, ये 4 लोग वहाँ पे होते हैं। चारों लोगों का प्लेट लगता है, सब लोग खाने के लिए रखते हैं। वहाँ पे उसको ये चीज़ जब देखने को मिलती है कि मतलब एक अंतर होता है, भेदभाव होता है कि महिलाएं बाद में और आदमी मतलब पहले। जैसे ये लोग खाने में बैठते हैं तब तक राजू आ जाता है और खड़े होके कहते हैं कनिका। तो कहते कि हाँ भैया, तो तुम्हें किसी ने बाहर जाते हुए देखा था? तो कहते कि नहीं भैया, मैं तो बाहर नहीं गई थी। तो कहते कि छेनू बता रहा था कि तुम्हें कोई लड़कों ने छेड़ा था। तो कहते कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग तो बाहर गए ही नहीं थे, हम अंदर ही थे, घर के अंदर ही थे। तो कहते हैं कि शायद छेनू को गलतफहमी हो गई होगी। कहते कि हाँ हाँ भैया। वो ऐसा कह के शांत हो जाती है। उसके चेहरे पे, उसके माथे से जो पसीना आ रहा होता है एक हाथ से पोंछते हुए कहती कि भगवान बचा लिया आपने, थैंक गॉड। ये सोच के अपने आप को बचते हुए देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। फिर 4 कदम वो आगे बढ़ा के कहता है
कि अगर बाहर निकलो तो बता के निकलो, समझी कनिका। वो समझ जाती है कि उसका भाई समझ चुका है और अब उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, और कहती है कि ठीक है भैया। और उस बात पे वो कुछ सफाई या कुछ बातें नहीं कहती है, वो अब चुपचाप खाना खाने लगती है। उस घर में उसके नाम की इतनी दहशत होती है कि कोई भी किसी से कुछ कहने के लिए राजी नहीं था। राधा सबको खाना परोसती है, सब खाने लगते हैं, वो भी बैठ के खाती है। खाने के बाद उठती है, सारे बर्तन उठा के वो धोने के लिए लेके जा रही होती है। तो आधारिका कहती है कि मैं भी हेल्प करा देती हूँ। तो राधा कहती है कि नहीं नहीं, आप रहने दो, आपको इस तरह से काम करते हुए अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो कहते हैं कि कहते हैं कि कोई नहीं देखेगा, डोंट वरी, आंटी जा चुकी हैं सोने के लिए और कनिका भी चली गई है। तो कहते कि पर वर्क कुछ नहीं राधा जी, मैं हेल्प कराती हूँ आपका, क्योंकि वो सेम एज के होते हैं तो वो उसको नाम से ही जी लगा के सम्मान पूर्वक उससे बात कर रही होती है, क्योंकि उसको ऐसे मतलब होता है ना कि एक बड़ा ओहदा, एक रिश्ते का बड़ा ओहदा देने का उसकी इच्छा नहीं होती है आधारिका को। मगर राधा की सरलता को, उसके होता ना कि एक नेचुरल बिहेवियर को, उसको बहुत अच्छा लगता है राधा से बात करके, उसकी हेल्प करके। उसको वो समझना चाह रही होती कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है। आधारिका धीरे धीरे चीज़ों में अपने आप को थोड़ा जोड़ना चाह रही होती है। आधारिका अपनी सोच से राधा को उस जगह से शायद निकालना चाहती है। अब तो ये तो पता नहीं कि निकालना चाहती है या नहीं, अब वो तो आगे की बात होगी। फिलहाल उसकी वो मदद करती है बर्तन समेटने में, वो ले जाके किचन में रखती है। वो किचन में जाके वो बर्तन में साबुन लगा रही होती है राधा, और उसके बर्तन को आधारिका धो रही होती है पानी चालू करके। कहती है कि ये सब काम आपको आते हैं, राधा पूछती है। तो कहती कि नहीं, पर अक्सर मैं माँ के साथ थोड़ा बहुत उनको हेल्प करा देती हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा, तो आप कॉलेज में हैं? तो कहती कि हाँ, मैं कॉलेज में हूँ और अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो कहती हैं कि और तुम कहाँ तक, मतलब आप कहाँ तक पढ़ी हैं राधा जी? तो कहती कि मैं तो 10th ही की हूँ। 10th पास करने के बाद बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे आगे की पढ़ाई करा सकें। तो कहती है कि क्या? तो कहती हाँ, मैं 10वीं पास हूँ ना, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो अब छोटे भाई बहन हैं वो जितना भी पढ़ना चाहे वो पढ़ पाए, उनको इस तरह से सोचने की ज़रूरत ना हो। तो कहती कि जैसे वो बर्तन धो रही होती है, वो ज़्यादातर अपनी साड़ी से अपने बदन को कवर करके रखी होती है। जैसे ही उसकी साड़ी का जो पल्लू होता है वो सरक जाता है और उसकी जो पल्लू हाथ से हटता है तो उसके हाथ पे निशान होते हैं किसी के कस के पकड़ने का, कहीं पे चोट के निशान होते हैं जो चोट लगने की वजह से काले हो चुके होते हैं। आधारिका देख के समझ जाती है कि जो आवाज़ें आ रही थी वो राधा के शरीर पे ये चोट लगने की है। आधारिका कहती कि ये चोट कैसे लगी। वो तुरंत अपने कपड़ों से उसको ढक लेती है और कहती कि वाह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ये तो मैं चाय बना रही थी, मेरा हाथ जल गया था। तो कहते कि क्या, पर जलेगा तो इतना? तो कहते हैं कि हाँ, वो पतीले से लगा था ना। वो चेहरे पे झूठा मुस्कुराना लाके वो ऐसे समझा रही होती कि वो खुश है। वो तुरंत हाथों को कहती कि पानी से साफ करो आप, और जाती है। उसके बैग में एंटीसेप्टिक क्रीम होती है,
वो जाती है, लेके आती है और उसको बैठाती है चेयर पे, और उसके हाथों पे वो क्रीम अप्लाई कर रही होती है। धीरे धीरे उस क्रीम को उसके चोटों पे लगाने के बाद कहती कि ये आप रख लो, यदि और भी कहीं। वो जब ये बोल रही होती है तो उसके शब्दों में झिझक होती है, वो शायद ये शब्द नहीं बोलना चाहती है। तो वो कहती है कि ये लगा लेना आप। तो वो टर्न हो जाती है, टर्न होके अपने बालों को साइड ला के उसके पीठ पे देखती है। उसके पीठ जो होता है ना, वो चोटों से काला हो चुका होता है। आधारिका समझ जाती है कि जो हुआ है बेहद ही खराब हुआ है। आधारिका उस क्रीम को लगा रही होती है और उसके आंखों में आंसू भर रहे होते हैं कि कोई इस तरह से इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता है। वो इस सोच में पड़ी होती है कि इसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये हंस के सह रही है। क्यों? आखिर क्यों? इतना सहने की ज़रूरत क्या है? और यहाँ पे इस तरह से रहने की क्या ज़रूरत है? उसके दिमाग में सवाल तो होते हैं, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती है राधा से ये पूछने की, और राधा की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है आगे बढ़ के बताने की। उसके पीठ पे वो क्रीम लगा देती और उसके बाद वो कहती है कि हो गया। उन दोनों में उस वक्त जो खामोशी से जो बातें हुई होती हैं, आधारिका को वो सारी चीज़ें उसके अंदर तक उसको झकझोर दिया होता है कि किसी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो बर्दाश्त करके इसी घर में टिका हुआ है। क्यों? वो चाहे तो इस ज़िंदगी से वो आज़ाद हो सकता है, मगर फिर भी इस ज़िंदगी में वो इतना वक्त दे रहा है। क्यों? उसके आंखों में दर्द है, मगर उसकी आंखों को समझने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, और वो ढूंढ भी नहीं रही है। क्यों? उसके सवाल में सिर्फ क्यों होता है, जवाब उसके पास नहीं होता है। और राधा ऐसे दिखाती है कि उसको इस बात से कोई भी तकलीफ नहीं है। कहती कि वो मुझे ना पता है, मैं सामान निकाल रही थी और ऊपर सामान रखा था, वो गिर गया था मेरे पीठ पे, इसके वजह से चोट लग गई थी। आप समझ रही हैं ना कि चोट जब लग जाती है तो काला तो हो ही जाता है इतना। वो जब एक सांस, एक शब्दों को, एक झूठ को सच बनाने की कोशिश में एक साथ इतनी सारी बातें बोल रही होती है राधा, आधारिका समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है, मगर फिर भी वो कुछ कहती नहीं है। कहती ठीक है, अब आप जाओ आराम करो। कहती है कि हाँ। दोनों ही अपने अपने रूम के तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों ही अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं। राधा जो होती है अपने कमरे में पहुंच जाती है, और राधा जब अपने कमरे में पहुंचती है तो राधा का जो दरवाज़ा है जब तक बंद नहीं होता है तब तक आधारिका उस दरवाजे पे नज़र उसकी होती है। जैसा ही वो दरवाज़ा बंद होता है, आधारिका भी अपने रूम में दाखिल हो जाती है। अपने रूम में जाके वो बैठती है बेड पे, और वो सारी चीज़ें, वो निशान, वो चिल्लाना, वो सारी चीज़ें उसको रिमाइंड हो रहा होता है। वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो रहा होता है, और वो सोच रही होती कि राधा के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, पर ना कनिका कुछ बोली, ना आंटी कुछ बोली, और राजू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं राधा जी के साथ। तो फ्रेंड्स, आपके मन में क्या सवाल बनता है? क्या अब आधारिका को कुछ करना चाहिए राधा के लिए, या राधा को खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए? तो जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।